नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम गुप्त साम्राज्य के चौथे और महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड ये हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने गुप्त राजवंश की उत्पत्ति के सिद्धांत और गुप्त राजवंश के 3 शुरुआती प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला शासक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में गुप्त राजवंश की नींव रखी थी। इसीलिए श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक शासक कहा जाता है। इसका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहता है। श्रीगुप्त के बाद में दूसरा शासक बनता है श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था और इसका शासनकाल 280 ईस्वी से 315 ईस्वी तक रहता है। और उसके बाद गुप्त साम्राज्य का तीसरा शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था और इसका शासनकाल 315 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उसी के समय में गुप्त साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक शासक कहा जाता है, क्योंकि श्रीगुप्त ने गुप्त राजवंश की नींव रखी थी। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उसके समय में गुप्त साम्राज्य का विस्तार होना प्रारंभ हो गया था। उसने बहुत सारे आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दोस्तों, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इस क्लास में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का अगला शासक बनता है, वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और गुप्त वंश का चौथा शासक था। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और उसी कुमार देवी से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही अपने साम्राज्य की बागडोर अपने पुत्र समुद्रगुप्त को सौंप दी थी। इस प्रकार समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का चौथा शासक बनता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल की अगर बात की जाए तो उसका शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहता है। समुद्रगुप्त ने लगभग 40 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया था। चूँकि समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी वंश की थी, इस लिहाजे से समुद्रगुप्त लिच्छवी वंश का नाती था। दोस्तों, नाती का मतलब होता है दोहित्र, पुत्री का पुत्र। इसीलिए कहीं कहीं समुद्रगुप्त के लिए लिच्छवी दोहित्र शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन अगर सही मायने में भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल की शुरुआत होती है तो वो भी समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही होती है। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार भी समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इन्हीं विजयों और कुशल नेतृत्व के कारण इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों, याद रखना कौन से गुप्त शासक को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, तो वो गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। और कौन से इतिहासकार ने उसको भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी, तो वो इतिहासकार था विंसेंट आर्थर स्मिथ। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त स्वयं एक अच्छा वीणा वादक था। कुछ सिक्कों पर उसको वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर भी कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में उसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। इसी प्रयाग प्रशस्ति में उसे स्वभुज बल पराक्रम बंधुओं की उपाधि भी दी गई है। कौन सी उपाधि दी गई है?
स्वभुज बल पराक्रमैक बंधुओं की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त ने एक महत्वपूर्ण उपाधि भी धारण की थी और वो उपाधि थी दोस्तों सर्वे राजोच्छेता, जिसका मतलब होता है सभी राजाओं में ऊपर। ऐसी उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त एकमात्र गुप्त शासक था और इस उपाधि की जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम उन स्रोतों के बारे में देखेंगे जिनसे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। पहला स्रोत है एरन का अभिलेख। यह अभिलेख यूपी के सागर जिले में स्थित है। दोस्तों, इस अभिलेख में हमें एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखने को मिलता है जो कि समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। और वो स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? उस स्टेटमेंट में लिखा है कि जब समुद्रगुप्त प्रसन्न होता है तब वह कुबेर के समान होता है और जब वह नाराज होता है तो यमराज के समान होता है। याद रखना दोस्तों, ये स्टेटमेंट कौन से अभिलेख में लिखा गया है? तो एरन अभिलेख में लिखा गया है। इसी अभिलेख से हमें एक और जानकारी मिलती है और वो जानकारी ये है कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी था। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी था, ऐसी जानकारी हमें कौन से स्रोत से मिलती है? तो वो स्रोत क्या था? एरन अभिलेख। दोस्तों, एरन अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो एरन अभिलेख यूपी के सागर जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत की तरफ, जिससे हमें समुद्रगुप्त के जीवन, व्यक्तित्व और उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलते हैं। वो स्रोत है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। अगर पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे, तो दोस्तों याद रखना इसके रचनाकार थे हरिसेन। दोस्तों, ये हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और समुद्रगुप्त ने हरिसेन को एक मंत्री पद भी दे रखा था। और वो मंत्री पद कौन सा था दोस्तों? और वो मंत्री पद था संधि विग्रहिका का। संधि विग्रहिका का मतलब होता है युद्ध और शांति का मंत्री। दोस्तों, एक फैक्ट और याद रखना कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना तो हरिसेन ने की थी, लेकिन इसको उत्कीर्ण करवाने का काम तिलभट्ट ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तिलभट्ट ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति को अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया गया था और बाद में इस स्तंभ को वहां से हटाकर इलाहाबाद लाया गया और इलाहाबाद के किले में इसको खड़ा करवाया गया था। इसीलिए इस प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद प्रशस्ति दोनों एक ही हैं। अगर प्रयाग प्रशस्ति की लिपि की बात की जाए तो इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और इसकी जो भाषा है वो शुद्ध संस्कृत भाषा है। तो प्रयाग प्रशस्ति को ब्राह्मी लिपि और शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगर इसके शैली की बात की जाए तो दोस्तों इसकी जो शैली है वो चंपू शैली है। ये प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दोस्तों, चंपू शैली क्या होता है? ये लिखने की वो शैली है जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इस पे उत्कीर्ण लेख के अंदर गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के जीवन काल में ही उत्कीर्ण करवाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि सबसे पहले समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 2 नागवंशीय शासकों को हराया था। और वो 2 नागवंशीय शासक कौन कौन थे? तो उसमें पहला था अच्युत और दूसरा था नागसेन। दोस्तों, अच्युत है जो अहित क्षेत्र का शासक था, जो आज की तारीख में बरेली के आसपास का क्षेत्र है। और जो दूसरा शासक था नागसेन, नागसेन कहाँ का था? वो पद्मावत का था। दोस्तों, इस युद्ध को आर्यव्रत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसके बाद उसने पाटलिपुत्र के कोटकुलज नामक शासक को हराया और पाटलिपुत्र पर भी अधिकार कर लिया। अब समुद्रगुप्त की साम्राज्य विस्तार की इच्छा और प्रबल हो गई, इसलिए उसने दिग्विजय अभियान शुरू कर दिया। समुद्रगुप्त ने अपने इस दिग्विजय अभियान को 5 चरणों में पूरा किया है। कितने चरणों में पूरा किया है दोस्तों? 5 चरणों में। प्रथम चरण में समुद्रगुप्त ने गंगा दोआब क्षेत्र, जिसे आर्यव्रत भी कहते हैं, वहाँ के
9 राजाओं को हराया और उनका समूल नाश किया तथा प्रत्यक्ष रूप से उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला दिया। दोस्तों, प्रथम चरण में समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया था। इसे आर्यव्रत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय अभियान के 5 चरणों में जो पहला चरण था उसमें जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को आर्यव्रत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। और इस प्रथम चरण में समुद्रगुप्त ने जिन 9 राजाओं को हराया था उनका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है दोस्तों दूसरा चरण। दूसरे चरण में समुद्रगुप्त ने पंजाब के गणतंत्र और कुछ सीमावर्ती राज्यों को जीता। उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों तृतीय चरण, तीसरा चरण। समुद्रगुप्त ने विंध्यन क्षेत्र के 8वीं राज्यों पर विजय हासिल की। तीसरे चरण में समुद्रगुप्त ने कौन से राज्यों पर विजय हासिल की? तो याद रखना दोस्तों 8वीं राज्यों पर, जो कि विंध्यन क्षेत्र के आसपास के राज्य थे। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में इन 8वीं राज्यों का भी वर्णन है। फिर आगे दिया हुआ है दोस्तों चौथा चरण। चौथे चरण में समुद्रगुप्त ने पल्लव राज्य सहित दक्षिण के 12 राज्यों को जीता। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं 20वीं पंक्ति में इन 12 राज्य और राजाओं का वर्णन दिया हुआ है। दोस्तों, 2 फैक्ट इसके अंदर से इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराया था और उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराया था। फिर आगे दिया हुआ है दोस्तों पांचवा और अंतिम चरण। पांचवें और अंतिम चरण में समुद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम के कुछ विदेशी राज्यों को पराजित किया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अपने विजय अभियान को पूरा करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया और अश्वमेध प्रक्रमांक की उपाधि धारण की और अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी जारी किए। यह यज्ञ प्रयाग प्रशस्ति के लिखे जाने के बाद किया गया था, इसलिए प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ के बारे में कोई उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। याद रखना दोस्तों, समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कौन से अभिलेख में कहा गया है? तो प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में। प्रभावती गुप्त कौन थी दोस्तों? प्रभावती गुप्त है जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त की उन नीतियों के बारे में जो नीतियां उन्होंने आने वाले राजाओं के साथ में अपनाई थी। तो पहली नीति है प्रस्पोधरण की नीति। दोस्तों, प्रस्पोधरण का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। इस नीति के अंतर्गत नए राज्यों को जीतकर उन राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था और उन राज्यों को जड़ से उखाड़ फेंक दिया था। यह नीति समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं के साथ में अपनाई थी। आर्यावर्त के राजा कितने राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था। उसके बाद दूसरी नीति जो थी वो है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। कौन सी नीति है दोस्तों? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। इसके अंदर 3 शब्द दिए हुए हैं, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण का मतलब होता है अन्य राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लेना। मोक्ष का मतलब होता है कि उस राजा को माफ करके अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब फिर से उसको लौटा देना। तो इस नीति के अंतर्गत अन्य राज्यों को जीते हुए राज्य पुनः उसी राजा को लौटा देते थे। इसके बदले में वो राजा समुद्रगुप्त को टैक्स और उपहार देते थे। दक्षिण के राज्यों के साथ में समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। तो दक्षिण भारत के कितने राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था? दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था। दोस्तों, एक चीज और याद रखना कि राय चौधरी ने समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय का जो अभियान था उसको धर्म विजय की संज्ञा दी है। राय चौधरी ने किसको धर्म विजय की संज्ञा दी है? तो याद रखना समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय के अभियान को धर्म विजय की संज्ञा दी है। तीसरा जो नीति थी वो नीति थी परचारीकरण। कौन सी नीति थी? परचारीकरण।
परचारीकरण का मतलब होता है सेवक बनाना। तो समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के जो 8वीं राज्य थे, जो विंध्याचल पर्वत के आसपास के राज्य थे, उन 8वीं राजाओं के साथ में समुद्रगुप्त ने परचारीकरण की नीति अपनाई थी। इसके बाद चौथी जो प्रमुख नीति थी वो था आत्मनिवेदन कन्योपायदान। आत्मनिवेदन कन्योपायदान के अंदर इस नीति का प्रयोग समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्यों के साथ में किया था। आगे दिया हुआ है दोस्तों, चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने, कौन से शासक ने? मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास में दूत भेजकर गया में, गया कहाँ है दोस्तों? बिहार में। गया में जो वर्तमान बिहार में है वहां पर बौद्ध मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी थी। तो याद रखना दोस्तों, श्रीलंका के कौन से शासक ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी? तो वो शासक था मेघवर्मन। और याद रखना कौन से गुप्त शासक से उसने अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से मांगी थी। समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को भी अपने यहाँ पर संरक्षण दे रखा था और उसे मंत्री पद भी दे रखा था। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने समुद्रगुप्त से रिलेटेड सारे फैक्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले एक और नए शासक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।